हेलो एवरीवन, लेकर आए आपके लिए भाग 12। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आपके सामने जो क्या कहना चाह रहा है कि जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो इतना ही समझ लीजिए, केवल उन्होंने 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो उनको कितना समय लगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपकी है 16 और चाल कितनी है 15। इतने घंटे का समय लगा। घंटे को हमने बना दिया मिनट, तो 60 का गुणा कर दिया। अगला अंक निकालें इसी प्रकार से। स्कूटर वाला चली 20 किलोमीटर की दूरी तय की इन्होंने, तो दूरी लिख लीजिए ऊपर, और इनका जो है ये समय जो है चाल जो है दूरी बटे चाल होता है समय, तो 20 कहाँ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। फिर स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 नीचे लिखेंगे और इसको मिनट बनाएंगे तो 60 का गुणा कर देंगे। अगला समय देखिए क्या निकलेगा। इन्होंने 50 किलोमीटर की दूरी तय की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 50 बटे 60 ये घंटे में बनेगा, तो इसको मिनट बनाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों संख्याओं को आप हल करेंगे और उनको तीनों को जोड़ेंगे। किस तरह से, 60 से 60 काट दीजिए, यहाँ तो 50 आ गया पहले में, और देखिए 0 से 0 काटेंगे 10 से, और 5 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, और 4 और 6 गुणा करेंगे तो 24 आएगा। 24 बना 1 और 1 बना आपका 50, तो पहला हमने निकाला था वो 10 से 50, 1 निकाला 24। अब इसको और हल कर लीजिए। 15 चौका होता है 60, और 16 का गुणा जब 4 में करेंगे 16 चौका 64 हो जाएगा। अब इनको हल जोड़ लीजिए, 4 और 4 8 होता है, और 6 और 2 8, 8 और 5 13, 138 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही माना जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। एक बार फिर समझ लीजिए कि जो फॉर्मूला आपका समय बराबर यानी टी टाइम बराबर होता है दूरी एस बटे, चलिए दूरी को डिस्टेंस ले लिए डी से, और आपका जो है चाल स्पीड ले लिए एस से। ये इसका फॉर्मूला हुआ समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूला लगा लीजिए इनको, और तीनों के समय निकलेंगे, उनको जोड़ लीजिए। बस मिनट में कन्वर्ट करना, आपको इतना ध्यान रखना है। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए पूर्व जानकारी ज्ञान होना चाहिए। दशमलव की संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं का स्थानीय मान आना चाहिए, क्योंकि स्थानीय मान के द्वारा ही संख्याएं सही रूप से लिखी जा सकती हैं। उनका स्थानीय मान क्या है उसके अनुसार, तो इसका ऑप्शन जो सही होता है वो दूसरे से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं। आप जानते होंगे कि गणित में हम 4 चीजें यूज करते हैं, जोड़, घटाना, भाग, गुणा। वो आप इसमें देख लीजिए कहाँ पर हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए, योग, व्यकलन, व्यकलन का मतलब घटाना, गुणा, भाग। ये ऑप्शन आपका सही है, तीसरा वाला। तो अगला प्रश्न आपके सामने, अगले प्रश्न में देख रहे होंगे आपको कि यहाँ पर कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त है। तो योग सिखा रहा है तो शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा या शाब्दिक समस्याओं के द्वारा उनको, मतलब शाब्दिक प्रश्न होना चाहिए उनके पास, शब्दों के द्वारा समझाना चाहिए हमें सबसे पहले योग को। तो उन्होंने कहा है कौन सी युक्ति का अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त है योग सिखाने के लिए। तो शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा हम योग सिखाएंगे, वो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, और 2, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, देखो शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए ये तो गलत हो गया। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराना नहीं, अध्याय के अंत में नहीं, उनको पहले लेना चाहिए शाब्दिक प्रश्नों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है इसका। केवल मूल्यांकन के लिए ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया।
देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, रिपीट हुआ कई बार ये सीटेट परीक्षा में। हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न मिल जाए कि जब भी दो संख्याओं को जोड़ने के लिए कहे, जिसमें दोनों संख्याओं को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, समूह बनाया जा रहा है, जैसे एक टोकरी में 5 सेब है, दूसरी टोकरी में 7 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल दिए जाते हैं, यानी कि एक टोकरी में आपके 5 सेब है, उसमें 7 सेब अलग से और डाल दिए गए, तो टोकरी में कितने सेब हो गए? तो ये तो सब जानते हैं, 7 और 5 12 सेब हो गए। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सी विधि का हुआ, तो एक ही टोकरी में उनका समूह हो गया। तो समूह का मतलब समुच्चयन आपका जो है मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो इसका जो प्रश्न का ऑप्शन सही होता है वो समुच्चयन होता है। ये प्रश्न नोट कर लीजिए, कई बार इसमें ऐसे पूछा जाता है कि इस तरह के उसमें दोनों को एक ही में पलट दिया जाए, तो एक ही में समुच्चय हुआ, उसका तो समुच्चयन विधि मानी जाती है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। तो गणित में जो त्रुटियां हैं वो तो स्वाभाविक हैं, इनसे हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि देखो इन्होंने कहा देखो प्राप्तांकों को फीडबैक देती हैं, ये तो गलत है, गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। अरे गणित में हम करेंगे, गणित को हल करेंगे तो हमसे गलतियां तो होनी है, ये सुनिश्चित है कि हम, ये जरूरी नहीं कि हम 100% प्रश्नों को सही हल करें, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं। हाँ, हमें ये बात सही है, गलतियां हमें बोध कराती हैं, हमें सीख देती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न, आपके लिए, क्योंकि इसमें एक ये प्रश्न बन जाता है संख्या चार्ट से, क्योंकि संख्या चार्ट से ही हम बच्चों को परिमेय संख्याएं, ये भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, उनके बारे में कौन छोटा कौन बड़ा इनको हम दर्शाते हैं। तो ये कैसे ही प्रश्न आपको घुमा के पूछ सकता है संख्या चार्ट से। तो आप ये नोट कर लीजिए कि जब कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 और 1/100 के से बड़ा है, कौन सी टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त है, शिक्षण अधिगम सामग्री, तो सबसे उपयुक्त तो वो संख्या चार्ट है जिसमें परिमेय संख्याओं को लिखा होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए ये आपने देखा होगा, एक आपकी संख्या रेखा होती है, यहाँ जैसे 0 होता है तो आगे बढ़ते जाए, जैसे मान लीजिए 1 बटे यहाँ पे 4 है, फिर 2/4 आएगी, फिर 3/4 आएगी, फिर उसके बाद 1 आ जाता है। तो अगर मान लीजिए यहीं पर दिखाया जाए कि 1/4 और 2/4 को हल कर लेंगे तो कितना बनेगा, 1/4 तो 1 हो गया, और 2/4 को हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इन दोनों संख्याओं में देखो, जो यहाँ से जितनी दूर होगी उतनी बड़ी संख्या कहलाती है। तो अब देखो 1/4 इधर नजदीक है, 1/2 दूर है, तो आप समझ रहे होंगे कि बट्टे में जितना छोटा है उतना बड़ा होता है वो। 10 यहाँ पे छोटा है तो ये संख्या बड़ी हो गई 1/100 से। तो ये जो है संख्या एक चार्ट होता है, वहां पे जो पूरी व्यवस्था दी होती है परिमेय संख्याओं की, यहाँ पे समझाने के लिए। तो संख्या चार्ट क्या है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए आपके पास ऐसी संख्याएं, दो मापें हैं जो दो विमाओं में हैं, तो उनको जो है तुलना करने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है, वो आपका होता प्रेक्षण। प्रेक्षण के माध्यम से ही उनको आप जो है तुलना में क्षेत्रफलों की तुलना कर सकते हैं उसकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होता है प्रेक्षण वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। देखिए गणित की जो पहेलियां होती हैं वो समस्या सुलझाने के कौशलों को हमें बढ़ावा देती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। तो इसमें देखिए सबसे जो सटीक आंसर जो आपका बैठेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में गणित की पहेलियां हमें मदद करती हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणितीय संचारण उल्लेख करता है, जो गणितीय संचारण है वो क्या उल्लेख करता है, देखिए समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। जो गणितीय संचारण उल्लेख करता है वो ये करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही होता है ऑप्शन नंबर 4 सही होता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।